हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है ग्रेविटेशन पे। तो पहले लेक्चर में हमने ये पढ़ लिया ग्रेविटेशन के बारे में, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये भी हमने पहले लेक्चर में कंप्लीट किया। ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया। और पहले लेक्चर में अगर आपको याद है मैंने एग्जांपल दिया कि अगर ये अर्थ है बेटा, अगर ये अर्थ है कि कोई बंदा है उसने एक जंप चलाई, उसके पास वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड थी, तो आप बोलो उसने कितनी ये हाइट अटेन की, तो वो बराबर होता है v² / 2g। तो v का यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे 2² / 2g के, एक 2 और एक 2 कैंसिल, 2 / g, ये ही निकलेगा उसकी हाइट यही निकलेगा 2/g। उस टाइम मुझे स्क्वायर लिखना भूल गया, याद रखना, ठीक है। ओके चलिए आज हम अब लेक्चर नंबर 2 यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, वेरिएशन इन स्मॉल जी। स्मॉल जी क्या है, पहले लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया है। तो चलिए बेटा अब हम देखेंगे कि ये स्मॉल जी को क्या हो रहा है। देख लो, अगर ये अर्थ है तो ये अर्थ की सरफेस है। जब हम सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यानी हाइट जब इंक्रीज होता जा रहा है, तो वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज होता है। और जब हम अर्थ से नीचे ज़मीन के अंदर आता है, यानी डेप्थ इंक्रीज होता है, तो वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज होता है। मतलब सर अगर कोई बंदा सरफेस ऑफ अर्थ पे है, अगर वो ऊपर चला जा रहा है तो वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि हाइट इंक्रीज होता है। अगर ज़मीन के अंदर जा रहा है कोई बंदा, क्योंकि डेप्थ तो इंक्रीज होता है, तो वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज होता है। मतलब ऊपर की तरफ भी डिक्रीज वैल्यू ऑफ जी, ज़मीन के अंदर की तरफ भी वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज। और एक पॉइंट याद रखना, जो सेंटर, अर्थ का जो सेंटर है वहां पे वैल्यू ऑफ जी तो 0 होता है। और सर अगर हम अर्थ के ऊपर चलते हैं तो वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज होता है। जब हम जमीन के अंदर आते हैं तो उस टाइम भी वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज होता है। तो फिर मैक्सिमम कहां पे होता है? ऑब्वियसली मैक्सिमम सरफेस ऑफ अर्थ पे ही वैल्यू ऑफ जी है। कितना? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सरफेस पे जी, वैल्यू ऑफ जी क्या है? मैक्सिमम। और सेंटर ऑफ अर्थ पे वैल्यू ऑफ जी क्या है? 0 होता है। तो देख लीजिए, यही हमने पहले पॉइंट लिखा कि वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज होता है विथ हाइट से या डेप्थ से। कहां से? फ्रॉम दिस अर्थ सरफेस। अगर ये अर्थ की सरफेस है, यहां पे अर्थ के सरफेस के ऊपर वैल्यू ऑफ जी मैक्सिमम होता है। कितना होता है सर? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जितना हम ऊपर चलेंगे तो वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज होंगे, जितना हम नीचे अर्थ के जमीन के अंदर आ जाएगा तो वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज होता जाएगा। सेंटर पे वैल्यू ऑफ जी 0 होता है, तो मैक्सिमम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ वैल्यू ऑफ जी होता है। ओके सर, हमें तो ये पहला वाला पॉइंट तो अब क्लियर है। ओके, और एक बात आपने देख लिया कि वेरिएशन ऑफ जी जो है ये डिपेंड कर रहा है हाइट पे। जितनी हाइट इंक्रीज वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज, और डिपेंड कर रहा है डेप्थ पे। जितना डेप्थ इंक्रीज वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज। ओके सर, हमने तो एक हाइट और डेप्थ पैरामीटर देख लिया। और एक पॉइंट पे ये डिपेंड कर रहा है शेप पे। किस पे? शेप पे। यानी अर्थ की जो शेप है, आप खुद समझो कि अर्थ की जो ये शेप है क्या? जियोइड शेप है अर्थ की। मतलब पोल्स पे वो आप ऐसे समझो कि कोई स्फेयर है, वॉलीबॉल जो है ना, आप ऊपर उस पर एक प्रेस कर लो, फ्लैट कोशिश कर लो, ऊपर से वो बन जाएगा। और नीचे बॉटम भी उसको फ्लैट, तो यहाँ से ये खिसकेगा, ये इस आई से और आई से, ऐसे ही शेप जो है इसी को हम जियोइड शेप बोल रहे हैं। यानी पोल्स पे फ्लैट और ऐसे यहाँ पे क्या? बल्जड सा, यानी पोल्स पे फ्लैट, ये पोल्स यहाँ पे फ्लैट, अर्थ यहाँ पे फ्लैट और यहाँ पे बल्जड टाइप की होती हैं, इसी को हम जियोइड शेप बोल रहे हैं। इसी शेप पे डिपेंड कर रहा है ये वैल्यू ऑफ जी। सर कैसे? तो देख लो, सबसे पहले आप याद रख लो, जो ये जी है ना, ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है कैपिटल जी M / r²। इसके बराबर ये होता है। सर ये जी क्या है? ये पहले लेक्चर में आपने पढ़ लिया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सर ये m क्या है? मास ऑफ अर्थ। सर ये r क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये तो आपने देख लो। आप जो ये जी है और जो ये रेडियस ऑफ अर्थ है, इन दो के बीच में जो रिलेशन है इसे कहते हैं हम इनवर्स रिलेशन। अगर ये पैरामीटर इंक्रीज है तो ये वाला डिक्रीज, अगर ये पैरामीटर डिक्रीज है तो ये वाला इंक्रीज, इसी को कहते हैं हम इनवर्स रिलेशन। तो मतलब है जी और आर, रेडियस ऑफ अर्थ के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है? वो तो इनवर्स है। लेकिन आप याद रखना बेटा, याद रखना, ये जी का वैल्यू इसके बराबर होता है, कैपिटल
कैपिटल एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर होता है सेंटर से लेके अर्थ के सरफेस तक। देख लो, अब ये सेंटर ऑफ अर्थ है, यहां से लेके इक्वेटर तक आर का जो वैल्यू है ये तो बड़ा है, ये तो बड़ा है, मतलब आर का वैल्यू बड़ा है, मतलब जी का वैल्यू तो कम हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो इसीलिए यहां पे लिखा मैंने इक्वेटर पे वैल्यू ऑफ जी क्या है, मिनिमम 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 मिनिमम। ओके सर, बट और एक बात, सेंटर से लेके पोल्स तक जो ये आर की डिस्टेंस है क्या ये कम है ना? ओके सर, सेंटर से लेके आर की डिस्टेंस कम है तो वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो वही है, पोल्स पे जी का वैल्यू मैक्सिमम है। मतलब सर आपने हमें समझाया, बस ये पोल्स पे इंक्रीज जी का वैल्यू क्यों है, इक्वेटर पे मिनिमम वैल्यू जी का क्यों है, रीजन यही रिलेशन है क्योंकि जी किसके बराबर होता है, कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर के बराबर। जी और आर के बीच में इनवर्स रिलेशन है, यही वजह है पोल्स पे जी मैक्सिमम, इक्वेटर पे जी मिनिमम। क्यों है, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस इक्वेटर से इंक्रीज होता है, जब ये इंक्रीज हो जाए तो ये डिक्रीज होता है। ये वाला डिस्टेंस कम है, तो जब ये कम है, आर का वैल्यू जब कम होता है तो जी का वैल्यू बड़ा ही होता है। इसी को हम इनवर्स रिलेशन कहते हैं। ओके सर, हमें तो ये वाला पॉइंट भी अब समझ आ चुका है। क्या है ये वाला पॉइंट तो हमने डिस्कस किया, जी इज मैक्सिमम एट पोल्स, बस ये पॉइंट आपको याद रखना है। जी इज मिनिमम एट इक्वेटर, ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि शेप ऑफ अर्थ ही ऐसे हैं। इसी का मतलब है कि वैल्यू ऑफ जी शेप पे भी डिपेंड कर रहा है। आप देख लो, ठीक है, पोल्स पे फ्लैट शेप है, ये सेंटर से करीब नज़दीक लग रहा है, और इक्वेटर से बल्ज टाइप की शेप है, ये सेंटर से दूर जा रहा है। यही मतलब है कि शेप ऑफ अर्थ पे ही डिपेंड है वैल्यू ऑफ जी। ठीक है, ओके सर। अब और एक बात आप याद रख लो, अब हमें थर्ड पॉइंट डिस्कस करना है कि थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है। अब सुनो थर्ड पॉइंट अच्छे से। चलो पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको पता ही है कि अगर ये सन है, क्या है, ये सन है, ये सन है, अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। अगर ये अर्थ है बेटा, क्या है, अर्थ है। अब ये अर्थ है, ये सन के अराउंड घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। और एक बात, जो ये अर्थ है ये अपनी एक्सीस के अंदर भी रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अब याद रखना कि जो ये अर्थ है अगर ये रोटेट करेगा तेज तेज, जो बंदे यहाँ पे हैं क्या वो यहाँ पे रह पाएंगे? वो गिर जाएंगे, नीचे नीचे गिर जाएंगे, हम ज़मीन पे फिर नहीं बैठ सकते हैं जब अर्थ रोटेशन तेज करेंगे। क्यों? जब रोटेशन तेज, अर्थ जब रोटेशन तेज घूमेंगे अपने एक्सीस के अंदर, जब अर्थ तेज घूमेंगे, याद रख लो याद रख लो याद रख लो, फिर से समझो फिर से समझो फिर से समझो। और एक बात, ये सन है बेटा, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है, क्योंकि इलिप्टिकल ऑर्बिट में ही अर्थ रोटेट कर रहा है। ये अर्थ है, देख लो, जो ये अर्थ है ये एक तो ये चल रहा है यहाँ 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 से यहाँ पहुँचता है, यहाँ पहुँचता है, अर्थ ऐसे ही मतलब पूरे सूरज का एक रिवोल्यूशन कर रहा है। लेकिन इस एक्सीस, अपनी एक्सीस के अंदर भी ये रोटेट हो रहा है, रोटेशन हो रहा है। आप समझो कि आप कोई गोल गोल स्फेयर लीजिए, आप यहाँ पे खड़ा है, अगर वो गोल स्फेयर तेज से घूम जाएगा, क्या आप उस जगह स्टेशनरी रह पाओगे? नहीं। वैसे ही आप फील करो, जो ये अर्थ है ये स्फेरिकल टाइप है, जब ये रोटेशन, जब ये रोटेट अपने एक्सीस के अंदर तेज तेज जब ये घूमेंगे, अपने एक्सीस के अंदर तेज तेज जब ये घूमेंगे, तो क्या जो बंदे इस जमीन पे हैं क्या वो यहाँ पे स्पेस के लुढ़क नहीं जाएंगे? क्या वो जमीन से गिरेंगे नहीं? ओके सर, क्यों? क्योंकि जब अर्थ रोटेशन तेज करेंगे, जब अर्थ की रोटेशन, याद रखना, जब अर्थ की रोटेशन इंक्रीज हो जाएंगे तो वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज होगा। जब ग्रेविटी डिक्रीज होगा तो हम अटैच ज़मीन से क्यों हैं? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। जब वैल्यू ऑफ जी ही कम हो जाएगा तो हम ज़मीन से कैसे अटैच रह पाओगे? तो हम तो नीचे ही गिरेंगे। यही वजह है, पॉइंट एक याद रखना, जितना अगर रोटेशन ऑफ अर्थ अगर इंक्रीज हो जाएगा तो वैल्यू ऑफ जी क्या कम हो जाएगा। वैल्यू ऑफ जी अगर कम हो गया तो जो भी इंसान इस ज़मीन पे हैं तो ये ज़मीन पे रहने के काबिल ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि कोई इस ज़मीन पे अच्छे तरीके से स्टेबल नहीं पहुंचे, सब गिर जाएंगे नीचे ही, क्योंकि वैल्यू ऑफ जी जब ग्रेविटी ही खत्म हो जाएगा, किसकी वजह से? रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से। अब याद रखना, अगर अर्थ फास्ट रोटेशन करेंगे तो वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज हो जाएगा। इसी का उल्टा समझो, इसी का उल्टा समझो, इसी का उल्टा समझो। जब 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 अगर आप किसी गोल स्फीयर पे खड़ा है, यहाँ पे वो धीरे धीरे रोटेट हो रहा है, क्या ये बंदा बैलेंस भी कर सकते हैं? ये बंदा गिरने की चांसेस कम है। मतलब वही कंसेप्ट यहाँ पे भी लगाओ। ये अर्थ है, जब अपनी एक्सीस के रोटेशन अगर इसकी डिक्रीज हो जाएगी, अगर ये जिस रफ्तार से ये रोटेट हो रहा है अगर वो डिक्रीज हो जाएगा तो वैल्यू ऑफ जी भी इंक्रीज हो जाएगा। याद रखना ये पॉइंट। सर हमें तो अब ये याद रहा कि
याद क्या रहा, ये पॉइंट आपने याद रखा, रोटेशन ऑफ अर्थ अगर इंक्रीज हो जाए, रोटेट करना, रोटेशन अगर अर्थ ने फास्ट किया तो वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज हो जाएगा, अगर रोटेशन ऑफ अर्थ डिक्रीज हुआ तो वैल्यू ऑफ जी इंक्रीज हो जाएगा। इसी पॉइंट को आप नोट रख के लिखना है, ठीक है। ओके सर, हमने तो इस पॉइंट को भी आप समझा है। देख लो अब क्या है यहाँ पे है जी डिक्रीज होता है रोटेशन ऑफ अर्थ से। जब रोटेट अर्थ होता है तो वैल्यू ऑफ जी क्या होता है, डिक्रीज होता है। लेकिन अगर फास्ट रोटेशन हो जाएगा तो डिक्रीज हो जाएगा, अगर मिनिमम कम रोटेट हो जाएगा तो इंक्रीज ही हो जाएगा, ठीक है। ओके सर, अब जी डिक्रीजेस इफ, सेम ये वाला कंसेप्ट रोटेशन और ये वाला कंसेप्ट ओमेगा, ज़्यादा आपको याद क्या रखना है, बस आपको ये याद रखना है। देखो क्या एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ, एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ अगर इंक्रीज हो जाएगा तो वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज हो जाएगा। ये पॉइंट एक आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट, एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ अगर डिक्रीज हो जाएगा तो वैल्यू ऑफ जी क्या, इंक्रीज हो जाएगा। तो बस यही पॉइंट आपको याद रखना है। तो देख लो, आप खुद ही पढ़ लो इस स्टेटमेंट को, क्या लिखा मैंने, जी डिक्रीज होता है, वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज होता है अगर एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ क्या, इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज होता है जी अगर एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ डिक्रीज होता है, यानी एंगुलर स्पीड और वैल्यू ऑफ जी आपस में इनवर्स रिलेशन है। यही पॉइंट याद रखना है, ठीक है। ओके सर, हमने तो अब इस स्लाइड में हमने तो अब सब कुछ पढ़ लिया। तो बस एक पॉइंट, ये जो मैंने ल्यूसेंट का नोट लिखा है उस पे ये लिखा था, तो तभी मैंने यहाँ पे भी मेंशन किया। एंगुलर स्पीड जो अर्थ की है वो बन रहा है, अगर वो बन जाएगा 17 टाइम्स इट इज प्रेजेंट वैल्यू, तो जो बॉडी इक्वेटर पे है वो वेट लेस हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू ऑफ जी तो कम हो जाएगा तो वेट लेस हो जाएगा। इस पॉइंट को भी आप याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड को डिस्कस करने जा रहे हैं। अब देखो बेटा क्या है, अब हम डिस्कस करेंगे मास। जो ये मास है, मास क्या है, ये मास जो है ये मास क्या है। अब सुनो, कोई भी बॉडी अगर यहां पे है, उस बॉडी में कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड है, इस बॉडी के अंदर कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर है, इसी चीज को हम क्या कहते हैं, इसी चीज को हम मास कहते हैं। ओके सर, हमें मास की डेफिनेशन अब समझ आया। और जो ये मास है ये क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है, इसका खाली मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन इसमें है नहीं, ठीक है। ओके सर, ऐसा यूनिट जो मास है वो है किलोग्राम। और एक बात, मास जो है ये चेंज नहीं होता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मतलब मास तो कांस्टेंट रहता है। ये बातें हमने मास के बारे में की, ठीक है। ओके, अब वेट किसी भी बॉडी को हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि ये फोर्स होता है विथ विच इट इज अट्रैक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, उस चीज को हम वेट कहते हैं। अब जो ये वेट है, वेट हमेशा किसके बराबर होता है, mg के बराबर होता है। जो वेट है ये कांस्टेंट नहीं है, ये फिक्स नहीं है, ये चेंज होता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वेट चेंज होता है। और ऐसा यूनिट जो वेट का है वो क्या है, न्यूटन। और एक बात याद रखना है, वेट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। चलिए अब हम वेट ऑफ ए बॉडी इन ए लिफ्ट, अब नया एक टॉपिक है, ये हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या है ये, देख लो। अब हमारा टॉपिक क्या है, वेट ऑफ ए बॉडी इन ए लिफ्ट, ठीक है। तो पहला पॉइंट, हमें 4 पॉइंट्स इसमें पढ़ना है। 4 कंडीशंस अराइज होता है, एक तो ये वाला कंडीशन, दूसरा ये वाला कंडीशन, तीसरा ये वाला कंडीशन और फोर्थ वन इज ये वाला कंडीशन। बस ये 4 कंडीशन लिफ्ट में होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इन कंडीशंस में क्या होता है। देखो बेटा, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा, क्या अगर ये एक लिफ्ट है ना, ये एक लिफ्ट है, चलो हमने यहाँ पे ये एक लिफ्ट है, तो इस लिफ्ट के जो नीचे है, यहाँ पे जो ये इस कलर का है, ये एक वेट मशीन है, इस पे कोई बंदा बैठा खड़ा, स्टैंड, वेट लिफ्ट में, ये लिफ्ट है, ठीक है। ओके सर, जब ये बंदा इस वेट मशीन जो है नीचे इस वेट स्केल पे जब वो खड़ा हुआ लिफ्ट में, तो वो स्केल जो है ना वो दिखा रहा है ना फिर इस बंदे का वेट कितना है, 80 kg है, 50 kg है। वो प्रोवाइड एक्चुअली कैसे वो दिखा रहा है, जब ये बंदे इस वेट मशीन वेट स्केल पे जब वो चढ़ रहा है तो कंटैक्ट हो रहा है, इस मशीन जो ये कंटैक्ट हो रहा है ये प्रोवाइड कर रहा है, एक्चुअली जो ये वेट मशीन है ये प्रोवाइड कर रहा है नॉर्मल, यानी एन नॉर्मल, उसकी डायरेक्शन अपवर्ड होता है, और जो नीचे वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है जब बंदा किस वेट मशीन पे चढ़ रहा है। अब सुनो क्या बात हो रहा है, अगर ये एक लिफ्ट है, ये लिफ्ट स्टेशनरी है, मतलब लिफ्ट अगर स्टेशनरी है यानी मूविंग नहीं है, या
मूविंग है, यूनिफॉर्म स्पीड में वो चल रहा है, आइदर चाहे ऊपर की तरफ जाए चाहे नीचे की तरफ जाए, बट यूनिफॉर्म स्पीड, या स्टेशनरी एक ही जगह है। जो अपेरेंट वेट होता है बॉडी का वो इक्वल होता है ट्रू वेट के बराबर। अब ये क्या है, इसी कंसेप्ट को हम समझेंगे, लेकिन आपके लिए एक बात मैं बताना चाहता हूं। इसका कंसेप्ट मैं यहां पे आपको क्लियर अच्छा तरीके से समझाऊंगा, लेकिन आपको ये स्टेटमेंट याद रखना है। एग्जाम में ऐसे स्टेटमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर लिफ्ट स्टेशनरी होता है तब बोलो जो अपेरेंट वेट है बॉडी का क्या वो ग्रेटर देन होता है, लेस देन होता है, या इक्वल टू होता है एक्चुअल वेट का। तो याद रखना, जब भी लिफ्ट स्टेशनरी है तो अपेरेंट वेट जो है बॉडी का वो ट्रू वेट का और एक नाम है एक्चुअल वेट, ट्रू वेट, अपेरेंट वेट और एक्चुअल वेट के बराबर होता है। और एक पॉइंट, अगर कोई लिफ्ट मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड में, चाहे ऊपर की तरफ यूनिफॉर्म स्पीड, चाहे डाउनवर्ड लिफ्ट चला रहा है, यानी लिफ्ट ऐसे डाउनवर्ड चल रहा है नीचे की तरफ, लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड में, उस टाइम भी अपेरेंट वेट बराबर होता है एक्चुअल वेट या ट्रू वेट के बराबर। तो ये एग्जाम के लिए ये पॉइंट है। अब कैसा होता है इसका मैं आपको अब फील कराऊंगा कि कैसा होता है। देखो बेटा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम में यही पॉइंट कि लिफ्ट स्टेशनरी है, अपेरेंट वेट तब तो इक्वल होता है एक्चुअल वेट या ट्रू वेट। अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ यूनिफॉर्म स्पीड में चल रहा है तब भी अपेरेंट वेट बराबर होता है ट्रू वेट या एक्चुअल वेट। सर अगर यूनिफॉर्म स्पीड में लिफ्ट चल रहा है लेकिन डाउनवर्ड की तरफ, तब भी अपेरेंट वेट होता है ट्रू वेट के बराबर। तो ये तो आपको समझ में आया। अब देखो क्या होता है। अब सुनो, ये एक लिफ्ट है। ओके सर, ये एक लिफ्ट है, इसमें एक बंदा खड़ा है यहाँ पे, लेकिन नीचे जो है ना ये वाला फिगर आप खुद ही देख लो। ये वेट स्केल है, इस पे ये बंदा है, ये लिफ्ट में रखा है इसने, इस पे ये बंदा खड़ा है। जब ये इस वेट स्केल पे आया तो नॉर्मल ऊपर की तरफ लग रहा है, हमेशा याद रखना नॉर्मल। इसी नॉर्मल को हम कहते हैं अपेरेंट वेट। जो ये वेटिंग मशीन हमें दिखा रहा है ना वेट, उसी को हम कहते हैं अपेरेंट वेट। और नीचे की तरफ जो होता है उसको हम W से डिनोट कर रहे हैं वेट को। बॉडी का जो ये वेट है, जो ग्रेविटी नीचे की तरफ इसको अट्रैक्ट कर रहा है, वो डाउनवर्ड की तरफ होता है। अब सुनो, चाहे ये लिफ्ट स्टेशनरी पे हो, रुका हुआ है लिफ्ट, उस टाइम भी एक्सेलरेशन जीरो होता है। अगर यूनिफॉर्म स्पीड में ये ऊपर की तरफ जा रहा है, उस टाइम भी एक्सेलरेशन जीरो होता है। अगर यूनिफॉर्म स्पीड की वजह से ये नीचे की तरफ आ रहा है, उस टाइम भी एक्सेलरेशन जीरो होता है। याद रखना, उस कंडीशन को हम बैलेंस्ड कंडीशन कहते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन तो जीरो होगा। क्यों? जब स्पीड चेंज ही नहीं हुआ। यूनिफॉर्म स्पीड जब ऊपर की तरफ लिफ्ट जा रहा है यूनिफॉर्म स्पीड में, उस टाइम भी एक्सेलरेशन जीरो। अगर डाउनवर्ड चल रहा है यूनिफॉर्म स्पीड में, उस टाइम भी एक्सेलरेशन जीरो। अगर स्टेशनरी पोजीशन पे लिफ्ट एक ही जगह पे खड़ा है, उस टाइम भी एक्सेलरेशन जीरो। सर ये पॉइंट तो हमें समझ आ गया, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है। जब एक्सेलरेशन जीरो है मतलब नीचे की तरफ वेट लग रहा है जो ग्रेविटी का वेट है, और ऊपर की तरफ क्या कांटेक्ट की वजह से नॉर्मल लग रहा है जो मशीन दिखा रहा है। उस टाइम जो ये नॉर्मल और वेट W ये आपस में बराबर होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो होता है। तो इसका मतलब जो ये नॉर्मल है ना, नॉर्मल का मतलब मशीन जो दिखा रहा है उसको हम अपेरेंट वेट कहते हैं, और ये W को हम एक्चुअल वेट कहते हैं। नॉर्मल और एक्चुअल वेट आपस में बराबर होता है इस कंडीशन में। किस कंडीशन में? क्वेश्चन ऐसे भी बन रहा है उस टाइम, अगर लिफ्ट स्टेशनरी है, बोलो नॉर्मल और एक्चुअल वेट क्या ग्रेटर देन है, लेस देन है या इक्वल है? उस टाइम इक्वल होता है ये, क्योंकि हमने देखा है अपेरेंट वेट को ही हम नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, तो अपेरेंट वेट को ही हम नॉर्मल कहते हैं, और जो ये ट्रू वेट या एक्चुअल वेट है इसको हम डिनोट कर रहे हैं W से। ओके सर, हमें तो अब ये पॉइंट समझ आया। बस हमें यही याद रखना है, लिफ्ट स्टेशनरी में है तो अपेरेंट वेट एक्चुअल वेट के बराबर होते हैं। बस ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए अब हम नेक्स्ट कंडीशन को अब डिस्कस करेंगे। क्या है नेक्स्ट कंडीशन? इफ द लिफ्ट इज गोइंग अप, अगर ये लिफ्ट है बेटा, अब ये लिफ्ट क्या ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे ये यहाँ ऊपर की तरफ जा रहा है किसी एक्सेलरेशन A, क्योंकि जब ये लिफ्ट ऊपर जाएगा उस टाइम उसकी एक्सेलरेशन होगी, वो एक्सेलरेशन हमने A से डिनोट किया, देखो ऊपर की तरफ। अब ये बंदा इस वेट स्केल पे खड़ा है। अब देखो नॉर्मल तो ऊपर की तरफ हो जाएगा, वेट तो नीचे की तरफ हो जाएगा। क्या अगर ये बैलेंस हो जाएगा तब तो ये स्टेशनरी हो जाएगा, लेकिन ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी नॉर्मल बढ़ रहा है ऊपर। नॉर्मल कौन सा फोर्स है? ऊपर की तरफ, दैट मीन्स नॉर्मल बढ़ रहा है। नॉर्मल में से जब हम माइनस करेंगे इस वेट को, पता है क्या निकलेगा? क्योंकि ये जब ऊपर जा रहा है तो कुछ फोर्स तो लग रहा है, उसको लिखते हैं बराबर M × A के बराबर, क्योंकि
फोर्स होता है बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके सर हमें तो ये समझ आया। फिर से लिफ्ट यहाँ पे है, लिफ्ट अब ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। क्या मैंने यूनिफॉर्म स्पीड बोला? नहीं। क्या मैंने यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बोला कि लिफ्ट ऊपर जा रहा है? नहीं, मैंने बोला अब लिफ्ट ऊपर जा रहा है विथ एक्सेलरेशन ए। उस टाइम उसकी एक्सेलरेशन ए है, मतलब ऊपर जा रहा है। ग्रेविटी का इफेक्ट कुछ नहीं है, अब ये ऊपर जा रहा है, कुछ फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से लिफ्ट ऊपर आ रहा है। अब ग्रेविटी, वेट तो डाउनवर्ड की डायरेक्शन है, नॉर्मल तो अपवर्ड की डायरेक्शन। लिफ्ट का नेट फोर्स कहां चल रहा है? ऊपर की ही तरफ। दैट मींस नॉर्मल तो हमेशा ऊपर होता है, मतलब नॉर्मल तो बढ़ जाएगा इस टाइम। माइनस करेंगे हम वेट, नॉर्मल को जब हम माइनस करेंगे, ये वेट देखो, ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स, ऊपर का फोर्स नॉर्मल, नीचे का फोर्स डब्ल्यू, जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ रहा है? नेट वाला ऊपर हमें दिख रहा है। फिर भी एक तो नॉर्मल है ना ऊपर और दूसरा वेट है नीचे, लेकिन लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो नेट लग रहा है, नेट हमें दिख रहा है, महसूस हो रहा है हमें कि लिफ्ट अब ऊपर ही जा रहा है। उसका मतलब है एम ए, कोई फोर्स है जो ऊपर इसको ले जा रहा है, यानी नॉर्मल माइनस वेट इक्वल होता है एम इंटू ए। अब नॉर्मल माइनस वेट तो अब अभी आपको पता है ये एम जी के बराबर होता है, यानी नॉर्मल माइनस एम जी किसके बराबर होता है? एम ए के बराबर। अब नॉर्मल किसके बराबर होता है? यहाँ पे एम जी माइनस है, इसको शिफ्ट कर लो, यानी एम जी प्लस समथिंग आया। ये एम जी ही वेट है ना, ये एम जी ही एक्चुअल वेट है ना। एक्चुअल वेट में से हम कुछ और क्वांटिटी जोड़ रहा है, वो नॉर्मल के बराबर आता है, मतलब अपेरेंट वेट नॉर्मल जो है ये इंक्रीज है एक्चुअल वेट से। बस ये एग्जाम में आपको पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको याद ये रखना है बेटा, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है किसी एक्सेलरेशन से, जो अपेरेंट वेट है बॉडी का वो मोर हो जाएगा ट्रू वेट। यानी एक्चुअल वेट, अगर एक्चुअल वेट बंदे का 50 न्यूटन है, लेकिन मशीन 60 न्यूटन बोलेगा, क्योंकि अपेरेंट वेट उस टाइम एक्चुअल वेट से इंक्रीज होता है। यही मतलब है इस इक्वेशन का। जो ये नॉर्मल है ये बराबर होता है एम जी प्लस एम ए, जब लिफ्ट अप की तरफ हो रहा है, यानी एक्चुअल वेट डब्ल्यू एम जी के बराबर होता है। आप देखो एक्चुअल वेट को हमें ऐड करना है ये वाला क्वांटिटी, तब जाके वो नॉर्मल बन जा रहा है, और नॉर्मल को ही हम कहते हैं अपेरेंट वेट। लेकिन इतना कहानी आपको अगर समझ में भी नहीं आया, लेकिन एग्जाम में इस स्टेटमेंट पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इफ द लिफ्ट इज गोइंग अप, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगा किसी एक्सेलरेशन से, तो अपेरेंट वेट जो बॉडी का है वो मोर होता है ट्रू वेट से। ठीक है, ओके। अब कंडीशन थर्ड हम पढ़ेंगे। कंडीशन क्या है? अब हम लिफ्ट को कहां जाएंगे? डाउनवर्ड। अब जब लिफ्ट डाउनवर्ड नीचे की तरफ आ जाएगा किसी एक्सेलरेशन से, अब देखो नॉर्मल किस तरफ लग रहा है? सर नॉर्मल तो ऊपर लग रहा है। वेट जो है ये डब्ल्यू जो है ये किस तरफ लग रहा है? नीचे लग रहा है। लेकिन नेट कहां फोर्स जा रहा है? लिफ्ट तो नीचे ही आ रहा है। इसका मतलब ये डब्ल्यू उस टाइम बड़े क्वांटिटी है, इसका फोर्स उस टाइम ज्यादा है, तो डब्ल्यू माइनस एन किसी फोर्स के बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो डब्ल्यू को रिप्लेस करेंगे हम एम जी से, माइनस एन इक्वल टू एम, तो एन का वैल्यू क्या आ जाएगा? एम जी माइनस एम ए। तो एम जी जो है, अब सुनो, एन आया किसके बराबर? हमें एम जी माइनस एम ए। अब सुनो, एन जो है एम जी तो डब्ल्यू के बराबर है माइनस एम ए। आपको पता है ये एक्चुअल वेट है, ये अपेरेंट वेट है। अब सुनो, एक्चुअल वेट जो है ना उसमें हमें कुछ कम करना है एम ए, तब जाके वो अपेरेंट वेट होता है, यानी अपेरेंट वेट उस टाइम कम दिख रहा है। मतलब लिफ्ट जब डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है एक्सेलरेशन, अपेरेंट वेट जो बॉडी का है वो हमें कम लग रहा है, किससे? ट्रू वेट से। लेकिन खुद भी आप देख लो, जब लिफ्ट नीचे की तरफ जा रहा है ना, आपको लग रहा है कि मेरा जो वेट है वो शायद कम होता जा रहा है। जब लिफ्ट में जब चढ़ोगे आप देखो, जब लिफ्ट नीचे की तरफ आ रहा है आपको लग रहा है कि मेरा वेट कम होता जा रहा है, क्योंकि नीचे की तरफ ही जब आप जा रहे हो तो आपको लग रहा है कि मेरा वेट कम लग रहा है, जैसे कि धरती फट जा रहा है, मैं नीचे ही उतर जा रहा हूं, कि मेरा वेट जो है वो बहुत ही कम लग रहा है। ठीक है, अब सुनो, 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताया। आपको देखो एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा। जब लिफ्ट स्टेशनरी था, जब लिफ्ट रुक रहा था एक ही पोजीशन पे, या और एक कंडीशन, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा था या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जब लिफ्ट चल रहा था ऊपर की तरफ या नीचे, उस टाइम जो अपेरेंट वेट है, जो मशीन का वेट है, वो बराबर होता है एक्चुअल वेट से। ये एक पॉइंट हमने पढ़ लिया। दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा? दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा कि जब सर लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो उस टाइम जो अपेरेंट वेट है, उस टाइम बॉडी को लग रहा है, जो अपेरेंट वेट है, जो मशीन वेट दिखा रहा है, वो ज़्यादा दिखा रहा है एक्चुअल वेट। और जब
लिफ्ट नीचे डाउनवर्ड जा रहा है उस टाइम जो अपेरेंट वेट है वो कम दिख रहा है हमें किससे, एक्चुअल वेट से। मतलब अब मैं आपको ऐसे समझाऊंगा, अगर आप बेटा लिफ्ट में हैं, आपने नीचे वेट स्केल वेटिंग मशीन आपने रखा, फिर आपने वेटिंग मशीन रखा, आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो आपका वेट पता है वो मशीन बहुत ज़्यादा दिखाएगा, लेकिन जब लिफ्ट डाउनवर्ड चल जाएगा, आपने वेटिंग मशीन पे आपने पैर रखा, आपका वेट वो कम दिखाएगा। याद रखना, जब आप ऊपर चला जाओगे, लिफ्ट जब ऊपर की तरफ जा रहा है, आप वेटिंग मशीन पे हो तो वेट उस टाइम बड़ा वो दिखा रहेगा आपका वेटिंग मशीन। जब आप लिफ्ट में हो और लिफ्ट डाउनवर्ड चल रहा है, आप वेटिंग मशीन पे रख लो, आप लिफ्ट में वजन कर लो, आपका वेट बहुत कम दिखेगा। याद रखा आपने ये पॉइंट्स। और जब स्टेशनरी लिफ्ट है तो उस टाइम वो आपका एक्चुअल वेट और अपेरेंट वेट इक्वल होता जाएगा। ठीक है। अब और एक कंडीशन, अगर जो ये रूप हैं, जो ये रस्सी हैं, जो ये रॉड हैं या कॉर्ड जिसे हम कहते हैं, अगर ये कट हुई, अब लिफ्ट भी नीचे ही आ जाएगा। और जो नीचे लिफ्ट, अगर ये कट ही हुआ, अगर ये ऊपर कैसे अब जाएगा? अब अगर लिफ्ट की रस्सी ही, लिफ्ट की रॉड ही जब टूट गई तो ये लिफ्ट कहाँ जाएगा? ये नीचे की तरफ जाएगा। उसकी एक्सेलरेशन ग्रेविटी के बराबर हो जाएगा। उसकी एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाएगा? ग्रेविटी के। अब ये फ्री फॉल होना स्टार्ट करेगा क्योंकि लिफ्ट नीचे की तरफ आ जाएगा और हम भी नीचे की तरफ आ जाएंगे। देखो वेटिंग मशीन जो है ना, तो हम अंदर थे ना विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, हम भी तो नीचे ही आ जाएंगे, लेकिन हमारे जो पैर हैं वो कांटेक्ट छोड़ जाएगा वेटिंग मशीन से। हमारा पैर फील करेंगे, जो वेटिंग मशीन पे हमारा पैर था ना, जब लिफ्ट की रस्सी टूट जाएगा, जब लिफ्ट फ्री फॉल की तरफ अब नीचे आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, जो हमारा पैर वेटिंग मशीन पे थे वो ऊपर जाने लगेंगे, कांटेक्ट कुछ नहीं होगा, नॉर्मल फोर्स कुछ नहीं हो जाएगा। उस टाइम हमारी बॉडी फील करेगी बेटा कि हम वेट लेस हैं, हमारे अंदर कुछ वेट ही नहीं है, याद रखना ये कंडीशन, वेट लेसनेस कंडीशन लिफ्ट में कब होता है? जब लिफ्ट की रॉड, जब लिफ्ट की ये रूप टूट जाएगा, जब ये पूरा फ्री फॉल गिर जाएगा नीचे की तरफ, तो हमारी बॉडी, हमारी जो पैर वेटिंग मशीन पे हैं वो कांटेक्ट करना छोड़ जाएगा, वो ऊपर की ही तरफ चले जाएंगे क्योंकि नॉर्मल का वैल्यू उस टाइम कुछ नहीं रहेगा। मतलब ऊपर कांटेक्ट जब छूट जाएगा तो नॉर्मल क्या प्रोवाइड हो जाएगा? उस टाइम हमें लग जाएगा कि हमारा जो अपेरेंट वेट, उस टाइम जो ये वेटिंग मशीन है, ये वेट हमको दिखाएगा कि आप ज़ीरो है, आपका वेट ज़ीरो है। याद रखना अगर आप कभी लिफ्ट में चले जाओगे तो लिफ्ट में आप वेटिंग मशीन रखोगे, लिफ्ट नीचे की तरफ चल रहा था, अचानक ये रस्सी टूट गई, अब फ्री फॉल की तरफ, अब आप वेटिंग मशीन पे नहीं रहोगे, अब आपके पैर थोड़ा ऊपर जाने लगेंगे, वेटिंग मशीन से आपका कांटेक्ट हट जाएगा, वेटिंग मशीन आपका वेट ज़ीरो दिखाएगा। ठीक है। फिर नीचे क्या हालत होगी वो सेकेंडरी कंडीशन है, लेकिन हमें तो ये पढ़ना है कि क्या हो जाएगा उस टाइम। ठीक है। देख लो आप, इफ द रॉड ऑफ द लिफ्ट इज ब्रोकन, जब वो ब्रोक हो जाएगा, इट फॉल्स फ्रीली, ये फ्रीली फॉल हो जाएगा। उस सिचुएशन में वेट ऑफ बॉडी इन द लिफ्ट बिकम्स, क्या बन जाएगा? वेट ऑफ बॉडी लिफ्ट में ज़ीरो। दिस इज द सिचुएशन ऑफ वेटलेसनेस, इस सिचुएशन को हम कहते हैं। ठीक है। अगर अब हम थोड़ा मैथमेटिकली को समझने की कोशिश करेंगे तो वो भी मैं आपको अब समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, जब लिफ्ट नीचे आ जाएगा उस टाइम उसकी एक्सेलरेशन होगी, लेकिन वो एक्सेलरेशन जी के बराबर होता है क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी की वजह से ही अब ये लिफ्ट नीचे आ जाएगा। ठीक है। अब जो ये वेट तो डाउनवर्ड की तरफ लग रहा है, नॉर्मल ऊपर की तरफ लग रहा है। क्या ये लिफ्ट कहाँ जा रहा है? ये नीचे ही जा रहा है। मतलब वेट जो ये नीचे है, यही वाला फोर्स ज़्यादा है। W - N किसके बराबर है जाएगा? MA के बराबर आ जाएगा, MA। लेकिन A तो इस टाइम G के बराबर है, हमने mg लिखा। W भी बराबर होता है mg के बराबर। आप चेक कर लो इस इक्वेशन में, क्या n का वैल्यू mg - mg हो रहा है? n का वैल्यू 0 हो रहा है। n तो होता है अपेरेंट वेट तो 0 आ रहा है। इसका मतलब है वे वेट क्या, उस टाइम जब लिफ्ट की रॉड ही टूट जाएगा, उस टाइम हमारी बॉडी जो फील करेगा, जो उस टाइम वेटिंग मशीन हमारा वेट दिखाएगा, वो 0 दिखाएगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि उस टाइम कांटेक्ट कुछ नहीं रहेगा, हम उस टाइम ऊपर की तरफ चले जाएंगे अंदर से। ठीक है। ओके, बाय।